संघर्ष न तकलीफें, मजा फिर क्या जीने में। ना संघर्ष न तकलीफें, मजा फिर क्या जीने में। तूफान भी थम जाएगी जब लक्ष्य होगा सीने में। इसी के साथ आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके मैथ मैजिक। और दोस्तों मैं हूं वीके सिंह और आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर नंबर 8 होगा। हमारा आज का लेक्चर नंबर 8 होगा, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे विलेयता और गैसों का द्रव में विलेयता, यानी कितने प्रकार के हमारे ऐसे विलयन है जिसको हम द्रव वाले विलायक में घोलेंगे। ध्यान देंगे, सबसे पहले एक बात बताने वाला आपको ये हूँ कि अभी तक को हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें स्टडी कर लिया है, मूलरता, मोल प्रभाज वगैरह बहुत सारी चीज़ें, यानी कि इस चैप्टर के हर एक टॉपिक को सीक्वेंस बाय सीक्वेंस अच्छे से पढ़े हम लोग और बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में पढ़े हैं। तो उनका सब सारा ही का वीडियो अपलोड हो चुका है। और आज हम लोग का जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आज का टॉपिक का नाम क्या है, विलेयता। आज क्या पढ़ने वाले हम लोग, विलेयता पढ़ने वाले हैं। विलेयता या फिर इसी को एक बोलते हैं मस्त लैंग्वेज में, या विलेयता या घुलनशीलता। क्या बोलते हैं, घुलनशीलता। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। ओके, अब बात समझिए वाले विलेयता का मतलब क्या होगा कि मान लो कि आप 100 ग्राम कोई द्रव ले लो या कोई 100 ग्राम विलायक ले लो और उसमें कितना अत्यधिक आप विलेय घोल पा रहे हो, वो जो उसकी मात्रा होगी उस पदार्थ का क्या कहलाएगा, विलेयता कहलाएगा। समझो ध्यान से, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक बर्तन लिया और इस बर्तन में मैंने जो विलायक लिया, इसमें जो मैंने विलायक लिया, विलायक, इसकी मात्रा कितनी थी, 100 ग्राम। कितना मैंने लिया, 100 ग्राम विलायक लिया। अब इसमें हम क्या घोलेंगे, विलेय, विलेय घोलेंगे। विलेय की कितनी, विलेय की, क्या नाम है, वाटर ला, वाटर, अत्यधिक मात्रा। आई बात समझ, यानी कि किसी विलायक यानी 100 ग्राम विलायक घुले विलेय की अत्यधिक मात्रा उस पदार्थ की क्या कहलाएगी, विलेयता कहलाएगी। ओके, 100 ग्राम कुछ भी ले लो आप, द्रव ले लो, कुछ भी ले लो, कोई विलायक ले लो, उसमें क्या करो आप, कोई विलेय घोलो, वो विलेय को वो अत्यधिक मात्रा घोलो, वो जो मात्रा होगी वो उस पदार्थ क्या कहलाएगी, विलेयता कहलाएगी। चलिए इसका खूबसूरत सा एक डेफिनेशन लिखते हैं, देन इसके बारे में बात करेंगे हम आगे। बहुत अच्छा टॉपिक से बहुत मजा भी आएगा। यहां से आपका जो मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, किसी पदार्थ का वह अत्यधिक मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुला होता है, उसे उस पदार्थ की विलेयता या घुलनशीलता कहते हैं, या फिर सॉल्युबिलिटी कहते हैं। यहां पर आपका जो विलेयता का डेफिनेशन था, विलेयता का मतलब था, वो आपका क्लियर हो गया। अब आपके जो सिलेबस में है, उस सिलेबस में दो है, ठोसों का द्रव में विलेयता और ठोसों का द्रव में विलेयता और गैसों का द्रव में विलेयता। तो सबसे पहले आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पहला क्या टॉपिक पढ़ना है, हम लोग को पहला पढ़ना है गैसों का द्रव में विलेयता। मतलब कि जब किसी गैस को द्रव में घोलेंगे तो उसकी विलेयता क्या होगी। दूसरा क्या है, ठोसों का द्रव
में विलेयता। ये दो टॉपिक पढ़ना हम लोग को, ठीक है, ये दो टॉपिक पढ़ना है। देखिए इसमें पहला क्या देखेंगे, गैस की द्रव में विलेयता देखेंगे, ठीक है ना। विलेयता समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से एग्जाम में आता है, ठीक है, इसलिए ध्यान से सब टॉपिक पढ़िए। पहला में क्या होता है, गैसों की द्रव में, गैसों की द्रव में विलेयता, या गैस की द्रव में विलेयता, गैस की, ठीक है, ध्यान से देखिए। अब कैसे हम जानेंगे कि किसी गैस की विलेयता किसी भी द्रव में कितनी होगी, तो एक बार ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक बात समझिए, अगर गैस भिन्न भिन्न है, यानी कि बहुत अधिक, जो मान लो कि इस यूनिवर्स में बहुत प्रकार की गैस है, ठीक है ना, कुछ गैसें खुद से बनाई जाती है जैसे हम लोग बनाते हैं, जो लैब में बनता है। तो इससे मान लीजिए कि एक गैस, अगर गैस भिन्न भिन्न है, गैस भिन्न भिन्न है, तो इसकी जो विलेयता होगी वो भी कैसा होगा, भिन्न भिन्न होगा, ठीक है ना। मैंने क्या बताया कि अगर मेरी गैस भिन्न भिन्न है, यानी अलग अलग गैसों को हम किसी द्रव में घोलते हैं तो उसकी विलेयता अलग अलग होगी। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक कंटेनर लिया, इसमें मैंने क्या डाल दिया, जल भर दिया, ठीक, फिर देखिए ध्यान से, जल भर दिया इसके अंदर, इसमें मैंने भरा CO2, ये भी क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसमें हमने क्या भर दिया, O2। जब इसको हम इसमें डिसॉल्व करेंगे तो इसकी विलेयता कुछ और होगी, और जब हम इसको इसके अंदर डिसॉल्व करेंगे तो इसकी विलेयता कुछ और होगी। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो गैस की जो विलेयता होती है ना, जो विलेयता होती है वो एक फैक्टर, यानी कि गुणांक पर डिपेंड करता है, जिसको बोलते हैं गैसों का अवशोषण गुणांक, अवशोषण गुणांक। अब सर अवशोषण गुणांक क्या होता है, ध्यान से देखिए, बात करेंगे ध्यान से। अभी बस इतना समझो कि मैंने क्या होता है कि अगर गैस भिन्न भिन्न है तो उनकी विलेयता भी क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। जैसे हमने एक बीकर लिया, उसमें जल लिया, उससे एक बीकर, उसमें भी जल लिया, एक बीकर में मैंने CO2 घोला, इसमें इसको घोला, अब इसकी विलेयता कुछ और होगी और इसकी विलेयता कुछ और होगी, दोनों की विलेयताएं भिन्न भिन्न होगी क्योंकि गैस भी क्या है, भिन्न भिन्न है। अब यहाँ पे देखिए, और मैंने क्या बताया कि जो विलेयता भिन्न भिन्न होता है वो एक चीज पर निर्भर करता है, उसको हम बोलेंगे गैसों का अवशोषण गुणांक, यानी कि अवशोषण गुणांक पर निर्भर करता है। जिस गैस की अवशोषण गुणांक अधिक होगा, मतलब मान लीजिए मैंने क्या बताया, जिस गैस की अवशोषण गुणांक अधिक होगा, उस गैस की जो विलेयता होगा, विलेयता वो भी क्या होगी, अधिक होगी। और जिस गैस की अवशोषण गुणांक, जिस गैस की अवशोषण गुणांक क्या होगा, कम होगा, उसकी विलेयता भी क्या हो जाएगी, विलेयता भी क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी। तो हमको एक बात तो समझ में आ गया कि यार कोई अगर मैं बहुत सारे गैस को अलग अलग द्रव में घोलता हूँ तो क्या होगा कि उनकी विलेयता अलग अलग होगी। क्यों, क्योंकि वो गैस की जो विलेयता होती है द्रव में, वो गैस की अवशोषण गुणांक पर निर्भर करता है। मैंने बताया कि जिस गैस की अवशोषण गुणांक अधिक होगा उसकी विलेयता क्या होगी, अधिक होगी, और जिस गैस की अवशोषण गुणांक कम होगा उसकी विलेयता भी क्या होगी, कम होगी। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही। अब यहाँ पर एक बात समझ में नहीं आ रही है कि सर अवशोषण गुणांक होता क्या। तो ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैंने बताया विलायक की एक निश्चित आयतन होगा, मेरे वाला विलायक की निश्चित आयतन में
यानी क्या, विलायक की निश्चित आयतन में घुले विलेय की आयतन को क्या कहेंगे, उसको बोलेंगे अवशोषण गुणांक। यानी कि किसी विलायक की इकाई आयतन में कितना विलेय के आयतन उपस्थित है उसे हम क्या बोलेंगे, अवशोषण गुणांक। एनटीपी पर मतलब सामान्य ताप दाब पर किसी विलायक के निश्चित आयतन या फिर इकाई आयतन में कितना विलेय की आयतन उपस्थित है उसे हम क्या बोलेंगे, अवशोषण गुणांक बोल देंगे। तो सिंपल सी बात है कि कोई गैस को हम घोल रहे हैं तो वो सिंपल सी बात है, उसकी जो गैस की विलेयता होगी वो उसके अवशोषण गुणांक पर निर्भर करेगा। आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, और यहाँ पे मैंने बताया क्यों, तो ये भी आपको बात समझ में आ गया। अब चलिए इसको लिखते हैं, कैसे लिखेंगे एग्जाम के लिए, सॉरी पेपर में कैसे लिखेंगे, ध्यान रखिए। इसको पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, समझ में आ गया तो ठीक है, हो गया, ओके। अब यहाँ पर देखिए, अगर ये आपको चीज समझ में आ गया होगी ना, अब इसको बड़ा समझने में बड़ा मजा आएगा। लिखूंगा वो भी समझ में आएगा, बताऊंगा वो भी समझ में आएगा। ध्यान से क्या लिखेंगे, पहली बात हमने क्या होता है कि भिन्न भिन्न गैसों का द्रव में विलेयता भिन्न भिन्न होगी, ठीक है ना। मैंने कहता है कि भिन्न भिन्न गैसों की विलेयता भिन्न भिन्न होगा। आई बात समझ, क्यों होगा, क्योंकि गैसों का द्रव में विलेयता, गैसों का द्रव में विलेयता गैसों के अवशोषण गुणांक पर निर्भर करता है। ये बात समझ में आ गया। मैंने बताया भी था, इस बात को मैंने लिखवा भी दिया कि किसी गैस की विलेयता, जो द्रव विलेयता होगी, विलेयता गैसों के अवशोषण गुणांक पर निर्भर करता है। अगली बात, जिस गैस की अवशोषण गुणांक अधिक होगा उसकी विलेयता भी क्या होगी, अधिक होगी तथा जिस गैस की अवशोषण गुणांक कम होगा उसकी विलेयता भी कम होगी। ये बात तो समझ में आया, एक हमको अवशोषण गुणांक से समझ में आ गया। दूसरी बात ध्यान देना है कि कोई भी गैस द्रव में कब घुलता है, जब या तो अपने आयनों में टूट जाए या फिर उस द्रव से या फिर उस जल से वो क्रिया करे। क्रिया करने का मतलब आयन टूटेगा, यानी कि जब कोई गैस किसी द्रव में जाकर अगर जब जाने के बाद अगर वो अपने आयनों में टूट रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो द्रव में अधिक विलेय होगा। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही। तो एक बात हम लिखना चाहेंगे यहाँ पर। अब देखिए एग्जाम्पल्स की बातें करूं, यहाँ पर मैंने क्या होता है कि जब किसी गैस को द्रव में घोलते हैं, अगर वो अपने आयनों में टूटता है तो सिंपल सी बात है कि वह उसमें अधिक विलेय होगा, और अगर अपने आयनों में नहीं टूटता है तो अधिक विलेय नहीं होगा। ध्यान देखिए यहाँ पर, जैसे मैंने बोला
कि CO2 का जल में विलेयता क्या होगी? अधिक होगी। लेकिन दूसरी एग्जांपल, लेकिन CO2 का O2 का जल में विलेयता क्या होगा? विलेयता क्या हो जाएगा? कम होगा। कम क्यों होगा? क्योंकि जब ऑक्सीजन जब जल में घुलेगा तो अपने आयनों में ब्रेकडाउन नहीं होता है, वो अपने आयनों में नहीं टूटता है। अगर वो अपने आयन में नहीं टूट रहा तो सिंपल सी बात है कि वो द्रव में घुल नहीं पाएगी, मतलब उसकी द्रव में विलेयता कम हो जाएगी। लेकिन CO2 क्या हो, जब इसको घोलोगे ना तो टूट जाता है अपने आयनों में, और टूटने के बाद क्या होता है, वो जल में अधिक घुल जाता है। तो ये रही बात गैस की द्रव में विलेयता का। ठीक, अब हमने इसकी बात मैंने यहाँ तक लिखवा दिया। अब हम समझते हैं, यहाँ अब हम समझेंगे कि ऐसा कौन, यानी कि जो द्रव की गैस की द्रव में जो विलेयता होता है वो किन किन कारकों पर भी निर्भर करता है। तो हेडिंग क्या लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा। हेडिंग लगाएंगे गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। इनमें से कौन से कारक हैं जो किसी गैस को जो द्रव में घोलते हैं उस पर वो डिपेंड करता है। ठीक है ना। तो पहली बात समझेंगे, पहली बात हम लोग क्या समझेंगे इसके अंदर, गैसों की प्रकृति पर। गैस की प्रकृति कैसी होगी? ध्यान से, मैंने बताया क्या कि गैसों की प्रकृति की बात करते हैं तो अगर गैस उसके अंदर घोल रहे हैं तो दो रीजन, एक रीजन होना चाहिए, या तो क्या है, या तो अगर मैं किसी गैस को ब्लैक में घोल रहा हूं तो अपने आयन में टूट जाए, अगर टूटता है तो उसकी विलेयता अधिक हो जाएगी। और अगर जैसे ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैंने माना कि इसके अंदर मैंने क्या भर दिया, जल घोल दिया इसमें। ठीक, जल लिया और इस जल में हमने क्या डाल दिया, CO2। जब CO2 डालेंगे ना तो CO2 क्या टूट जाएगा, अपने आयन में टूट जाएगा। अच्छा देखिए ध्यान से, तो अपने आयन में टूटेगा। जब ये आयन में टूटेगा ना तो इसकी विलेयता क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। अभी मैं बताऊंगा यहाँ पर रिएक्शन के साथ में कैसे टूटेगा। और अगली बात, अगर मान लो कि मैं ऑक्सीजन ले रहा हूँ, ऑक्सीजन, और इसको जल में घोलता हूँ तो क्या होगा, ये अपने आयनों में नहीं टूटेगा। अगर अपने आयनों में नहीं टूट रहा है इसका मतलब क्या है कि इसकी विलेयता क्या होगी, कम होगी। क्या होगी, कम होगी। तो सिंपल सी बात है, गैस की प्रकृति ही तो है, ये गैस की प्रकृति तो है कि द्रव में गया तो अपने आयन में टूट गया, ये गया तो नहीं टूटा। जो टूट गया उसकी विलेयता अधिक हो जाएगी, जो नहीं टूटा उसकी विलेयता कम हो जाएगी। आई बात समझ यहाँ पर? ओके, चलिए आगे बात करते हैं। अब इसको लिखते कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे यहाँ पर, किसी विलायक या जल में टूटने एक मिनट जाओ, किसी विलायक या जल में अपने आयनों में टूटने वाले यानी किसी विलायक या जल में अपने आयनों में टूटने वाले गैसों की विलेयता अधिक होगी। जैसे CO2 हो जाएगा, HCl ले लो, NH3 ले लीजिए,
एटसेट्रा। ठीक है ना, इसको चलिए हम देखते हैं कैसे टूटेगा। चलिए ध्यान से देखिए, अगर मैं देखता हूँ एक बार दिख रहा है नहीं दिख रहा है यहाँ पर, चलिए दिख रहा है, चलिए मैं बोलता हूँ, देखे ध्यान से। यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ CO2 को। मैंने मान लो CO2 लिया, CO2 किसमें घोल दिया, H2O में। जब CO2 को हम H2O में घोलेंगे तो क्या बनेगा, H2CO3। क्या बनेगा हमारा, H2CO3 या कार्बोनिक अम्ल है, हाइड्रोजन कार्बोनेट। और जैसे ये विलयन बना तो अब देखो इसके दो आयन भी बन जाएंगे, इसके दो आयन भी बनेंगे। ध्यान दीजिए, एक H2 के ऊपर +2 का आयन और CO3 पे -2 का आयन। तो अपने आयन टूट गया या नहीं टूट गया, अपने आयन टूटा कि नहीं टूटा, टूट गया ना। अब टूटा तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी विलेयता जल में क्या होगी, अधिक होगी। ऐसे ही आप HCl को समझ सकते हैं, ऐसे आप H3 को समझ सकते हैं। अगली बात ध्यान से देखिए, इसी में पहला बात समझ में आ गया। अब लिखते हैं किसी विलायक या जल में अपने आयनों में न टूटने वाले गैसों की विलेयता कम होगी। किसी विलायक या जल में अपने आयनों में न टूटने वाले गैसों की विलेयता क्या होगी, कम होगी। अगर वो अपने आयन में नहीं टूट रहा, बताया था कि उसकी विलेयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एग्जाम्पल्स में समझ सकते हैं क्या, ऑक्सीजन, ठीक है ना, कि भाई ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की जल में विलेयता क्या होता है, कम होता है। क्यों कम होगा, क्यों बता पाओगे कि सर उसका रीजंस क्या है, कि वो अपने आयनों में नहीं टूटेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और अभी हमने केवल क्या पढ़ा, अभी एक हमने इसका नेचर प्रभावित करने वाले कारक पढ़ चुके हैं, कि अभी की जो गैसों की प्रकृति होगा उस पर भी गैसों की द्रव्य विलेयता निर्भर करता है। कि भाई जो गैस अपने आयनों में टूट जाता है किसी द्रव या फिर विलायक में, तो सिंपल सी बात है उसका उसमें विलेयता अधिक हो जाएगा। अगर वो अपने आयन में नहीं टूटता है तो उसकी विलेयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आई होप यहाँ तक बात समझ में आई होगी। ओके, नोट करिए, करते हैं अगली बात। दूसरी हम बात करते हैं कारक की। पहला क्या समझ में आया, गैसों की प्रकृति पर। ओके, चलिए हो गया। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर हाँ तुमने की पिप्सी गुलना ढक ढक ढरतिया स्टाइल मारतिया। चलो ये स्टाइल मत बने, ध्यान रखिए। दूसरी बात करूं मैं, दूसरा गुण, पहला कारक हमने क्या पढ़ लिया था, गैसों की प्रकृति पर। दूसरा कारक हम क्या पढ़ेंगे, विलायक की प्रकृति पर, नेचर, ऑन द नेचर ऑफ सोलिबिलिटी। ठीक है ना, सॉरी सॉल्वेंट। अभी आप ध्यान से देखिए कि विलायक की प्रकृति पर। अभी हमने गैस का देखा था कि भाई गैस अपने आयन में टूट रहा है तो पक्का वो विलय, उसकी विलेयता अधिक हो जाएगी, वो अधिक विलय हो पाएगा। अगर वो अपने आयन में नहीं टूट रहा है जो गैस, तो उसकी विलेयता कम हो जाएगी। अब मैं बात करूं विलायक की, तो विलायक की यहाँ क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए। अब विलायक की प्रकृति का मतलब क्या है, लिखेंगे ध्रुवीय विलय का ध्रुवीय विलायक, सॉरी ध्रुवीय गैस लिखिए यहाँ पर, ध्रुवीय गैसों का ध्रुवीय विलायक में विलेयता अधिक होगी, क्योंकि अधिक होगी। ओके, अधिक होगा,
समझ में आ रहा है बात? यार अधिक होगा, ध्यान दीजिए क्यों अधिक होगा, ध्यान से देखिए। अगर इसी एग्जाम्पल्स की बातें करूं, जैसे मान लीजिए मैंने क्या लिया, मैंने बोला क्या, ध्यान से मैंने CO2 अब प्लस H2 घोलेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ देखिए, अब देखिए आप ध्यान से देखिए क्या होगा। अगर मैं इसको इसमें डिसॉल्व कर रहा हूँ तो मैंने बताया था कि ये अपने आयनों में टूटेगा, और टूटेगा तो इसकी विलेयता क्या हो जाएगी, अधिक होगी। तो सिंपल सी बात है यहाँ पर कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये जो गैस है ना, ये गैस कैसा है, ये ध्रुवीय गैस है। ध्रुवीय का मतलब होता है कि कोई भी कंपाउंड जब अपने आयनों में टूटता है उसको बोले ध्रुवीय, उस पर दो ध्रुव बन जाए। जैसे मान लीजिए कि मैंने लिया, ध्यान से, वैसे मान लीजिए मैंने H लिया, इसको तोड़िए, H पॉजिटिव और Cl निगेटिव, दो चार्ज है ना, तो एक ध्रुव बना है, इसको बोलेंगे ध्रुवीय, क्या बोलेंगे, ध्रुवीय। तो ध्रुवीय गैस है, और ये क्या हो जाएगा आपका, ध्रुवीय ध्रुवीय विलायक हो जाएंगे। ओके, जब हमने इसको इसमें घोला तो इसकी जो विलेयता होगी, विलेयता वो कैसा हो जाएगा, ये भी अधिक होगा। इसके अकॉर्डिंग कि ध्रुवीय गैस को अगर मैं ध्रुवीय विलायक में घोलता हूं, विलायक में घोलता हूं, तो इसकी जो विलेयता क्या होगी, अधिक होगी। अगली बात ध्यान से देखिए, अध्रुवीय अध्रुवीय सॉरी ध्रुवीय गैसों का अध्रुवीय विलायक में विलेयता कम होगा। कि अगर मैं अध्रुवीय गैस, सॉरी गैस लिखते हैं अध्रुवीय गैसों का ध्रुवीय विलायक में विलेयता क्या होगा, कम होगा। ध्यान से देख क्यों कम होगा, क्योंकि इनकी नेचर सेम नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने क्या ले लिया, CO2 ले लिया, ध्यान से CO2 ले लिया, और मैंने C6H6 ले लिया, ठीक, और इनको मैं घोलता हूँ, तो इसकी जो विलेयता हो जाएगी कैसी होगी। तो पहले समझते हैं क्या है। जो CO2 गैस है वो कैसा आपका है, ये बताओगे सर, ये तो मेरा ध्रुवीय गैस है, ध्रुवीय गैस। और जो ये है वो क्या है आपका, अध्रुवीय अध्रुवीय विलायक है विलायक, बेंजीन अध्रुवीय विलायक होता है। और जब इसको इसमें घोलेंगे तो ये अपने आयन में टूटेगा नहीं, मतलब इनकी विलेयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसकी विलेयता क्या होगी, कम होगा, कम हो जाएगी। क्यों होगा, पता चला ना, क्यों होगा, पता चला कि नहीं पता चला कि विलेयता कम क्यों होगा। ये बात समझ में आई कि ध्रुवीय ये है विलायक की प्रकृति। देखो विलायक एक बार ध्रुवीय था, जब विलायक भी ध्रुवीय था और गैस भी ध्रुवीय थी, तो इनकी विलेयता क्या होगी, अधिक हो जा रही थी। लेकिन अब यहाँ पर विलायक कैसा हमारा, अध्रुवीय, इसकी प्रकृति चेंज हो रही है ना बार बार। जब इसकी प्रकृति चेंज हो रही है तो पक्का है, अगर ये अध्रुवीय, जब दोनों विपरीत रहेंगे तो इनकी विलेयता क्या हो जाएगी, कम, यानी ये कम घुलेंगे ना। आई बात समझ की नहीं आई, तो इनकी विलेयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दो बार समझ में आया ना। चलिए इसको इतना नोट करिए, अगले हम बात करते हैं कौन सा कारक होगा। हो गया नोट, चलिए ठीक, अगले बात ध्यान रखिए, तीसरा समझेंगे। हवाओं में बहेंगे, घटाओं में रहेंगे, तू बरखा मेरी, मैं तेरा बादल पिया, जो तेरे ना हुए तो किसी के ना रहेंगे, दीवानी तू मेरी, मैं तेरा पागल पिया। चलिए अब थर्ड की बातें करूँ यहाँ पर। थर्ड की बात, थर्ड हमारा क्या होता है, ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए सिंपल सी बात है कि यार अगर मैं किसी गैस को घोलता हूं, ठीक है ना, किसी द्रव में, अगर मैं उसका ताप बढ़ाऊंगा तो उसकी विलेयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कैसे कम होगी, ध्यान से देखिए। पहली बात हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, ताप में वृद्धि करने पर
करने पर गैसों की द्रव में विलेयता कम हो जाती है, विलेयता कम हो जाती है, क्योंकि यह एक ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। आई बात समझ? क्या है? ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। ठीक है ना? क्या होगी ये? ऊष्मा छेपी अभिक्रिया होगा। ठीक है ना? याद रखिए ध्यान से। मैंने क्या लिखा? ताप में वृद्धि करने पर गैसों की द्रव में विलेयता कम हो जाती है, क्योंकि यह एक ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। अगर मैं एक एग्जाम्पल की बात करूँ तो मान लो मैंने CO2 और किसी में घोल दिया, H2O में घोला। तो जब इसको हम घोलते हैं ना तो क्या बनता है? H2CO3 कार्बोनिक एसिड। अब प्लस में क्या उत्पन्न होता है? ऊष्मा, मतलब हीट जनरेट होती है। अगर ये ऊष्मा उत्पन्न कर रहा है तो मतलब ऊष्मा छेपी है। ठीक है ना? ऊष्मा छेपी है। और अगर इसका मैं ताप बढ़ाऊंगा तो क्या होता है? ताप बढ़ाने पर ये जो गैस है ना, इसमें कम विलय होगा। कैसे? ध्यान से देखिए। जब हम कोल्ड ड्रिंक में क्या मिले, जो हम लोग पीते हैं कोल्ड ड्रिंक, थम्स अप, कोका कोला, कुछ भी पीते हैं, माजा वगैरह, उसमें क्या मिला होता है जिसकी वजह से जब पीते तो बड़ा मजा आता? ठंडा। कोल्ड ड्रिंक कभी आप देखते हो, सोचे हो कि गर्म पीने मजा आता है, ठंडा पीने में? तो सिंपल सी बात, आप क्या बोलोगे सर कि कोल्ड ड्रिंक सर ठंडा पीने मजा आता है। क्यों मजा आता है? उसके पीछे क्या रीजन है? उसके पीछे रीजन है कि उसके अंदर क्या घुला होता है? CO2 गैस। क्या घुला होता है? CO2 गैस। तो जब हम उसको जितना ठंडा करते हैं उसके अंदर CO2 उतना ही डिजोल्व हो पाता है, और जब उतना डिजोल्व हो पाता है तो उसको पीने में और मजा आता है। इसीलिए आपको जब कोई गर्म कोल्ड ड्रिंक देता है तो कहते हैं यार मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि वो वाली फीलिंग्स नहीं आ रही जो ठंडा होने फीलिंग्स आता है। फिर क्या करते हो? उसको आप चिल्ड करते हो किसी फ्रिज में या फिर किसी तरह उसको गर्म ठंडा करते हो। और जब जितना ठंडा करोगे आप, उसके अंदर उतना ही CO2 क्या होगा? डिजोल्व होगा। और जितना डिजोल्व होगा उसको पीने में उतना ही क्या आएगा? मजा आएगा। समझ में आ रही है बात? क्लियर? यानी ताप को अगर कम करोगे तब तो उसमें क्या होगी? उसकी विलेयता क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। लेकिन अगर हम ताप बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा कि गैस की द्रव्यता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। किसी भी गैस पे लागू होता है। अगर आप ताप बढ़ाते हो तो सिंपल सी बात है, उस गैस की द्रव्यता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो अगर मैं ये तो ऑलरेडी ऊष्मा छेपी अभिक्रिया, ये ऑलरेडी ऊष्मा दे रहा है, और अगर आप ताप बढ़ाओगे तो ये क्या होगा? ये जो रिएक्शन हो ना, ये उल्टा दिशा डायरेक्शन भागेगा। मतलब क्या होगा कि अब जल और CO2 अलग अलग होंगे, एक मिलेंगे नहीं, अलग अलग हो जाएंगे। यहां पर एक था, लेकिन जैसे हम हीट देंगे और तो ये तुरंत अलग होने लगे। इसमें से CO2 अलग निकलेगा, H2 अलग होगा। क्या भाई ऐसा हम नहीं घुल पाएंगे, क्यों? क्यों? तुम ताप दे रहे हो, ताप कम करो, टेम्परेचर कम करो। जब ताप कम करते तो उसमें घुलना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए कोल्ड ड्रिंक ठंडा पीने में बड़ा मजा आता है। अब ध्यान से देखिए, अगली बात करूँ यहाँ पर। दूसरी बात, ताप में वृद्धि करने पर गैसों की द्रव में विलेयता अधिक हो जाती है, क्योंकि यह एक ऊष्मा शोषी गैस। ताप वृद्धि करने पर, यानी ये ताप वृद्धि करने पर हाइड्रोजन तथा हीलियम की द्रव में विलेयता, ताप वृद्धि करने पर हाइड्रोजन तथा हीलियम की द्रव में विलेयता अधिक हो जाती है, क्योंकि यह एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? एग्जाम्पल का फॉर्म हमने क्या लिया
कि अगर मैं हीलियम और हाइड्रोजन को जल में घोलता हूँ, किसी द्रव में घोलता हूँ, तो तभी घुलेगा, उसकी विलेयता तभी ज़्यादा होगी जब क्या करेंगे, ताप को बढ़ाएंगे। समझ में आ रहा है बात, क्या आ रहा है कि केवल हाइड्रोजन और हीलियम एक ऐसा गैस है जिसकी विलेयता किसी भी द्रव में ताप बढ़ाने पर ज़्यादा विलेय होता है, लेकिन इनको छोड़कर बाकी जितने गैस होते हैं उनकी विलेयता तब अधिक होगी जब हम उस जल को या फिर उस द्रव को या फिर उस विलायक को का ताप नहीं बढ़ाएंगे या फिर उसको और कम टेम्परेचर देंगे। जितना कम टेम्परेचर रहेगा किसी भी द्रव का या फिर किसी विलायक का, उसमें गैस उतना ही क्या होगा, विलेय होगा। तो यहां पर समझ में आया ना ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। अब यहां पर देखिए ध्यान से, दाब का क्या प्रभाव है। चौथा, दाब का प्रभाव, दाब का प्रभाव ध्यान से देखिए। अब यहां पर ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि मैंने एक बीकर लिया, उसमें मैंने यहां पर क्या भर दिया, इसमें मैंने भर दिया द्रव भर दिया, और ये यहाँ पे क्या है, यहाँ मान लीजिए इसमें भरा है गैस। ये सब क्लास 6 ईयर्स में आपने पढ़ रखा होगा, ठीक। ठोस द्रव, जब ठोस द्रव गैस पढ़ो तब यहाँ पर हमने एक पिस्टन लगा दिया, पिस्टन, और इसको हम प्रेस करेंगे। तो जब इसको हम नीचे की तरफ प्रेस करते हैं, इसको नीचे की तरफ दबाते हैं ऐसे, तो क्या होगा कि ये जो पिस्टन होगा ना, वो इस जो गैस की सतह है उस पर दाब लगाएगा, और ये गैस क्या करेगा, ये जो द्रव की सतह है ना, इस पे दाब लगाएगा। और जब इस पे दाब लगाएगा तो क्या होगा, ये गैस उतना ही अधिक किसमें विलय होगा, इस द्रव में। तो एक चीज हमने क्या देखा कि अगर मैं दाब बढ़ा रहा हूं तो गैस की विलेयता क्या होगी, द्रव में बढ़ जाएगी। आई बात समझ। तो दाब का प्रभाव क्या होता है, तो यहां लिखेंगे, दाब बढ़ाने पर किसी गैस की द्रव में विलेयता अधिक हो जाती है, तो ये रहा आपके मेन इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम के लिए कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपसे इनका पूछ लेता क्या प्रभाव पड़ता है जब किसी गैस को द्रव में घोला जाए, तो उसका उस पर निर्भर करने वाले कारक के बारे में उल्लेख कीजिए, या फिर आपसे पूछ लेगा उसके बारे में। तो कहीं ना कहीं चीज़ें क्या है कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग ने क्या पढ़ा, एक विलेय पढ़ा कि विलेय किसे कहते हैं, सॉरी विलेयता किसे कहते हैं, बताया था कि 100 ग्राम कोई विलायक होगा या फिर द्रव होगा या फिर जल होगा या कोई द्रव होगा, उसमें हम कोई गैस कितना या फिर कोई भी पदार्थ उसमें कितना घोल पा रहे हैं, उसकी जो मात्रा होती है वो, और वही क्या कहलाएगी, उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। तो आज हमने क्या पढ़ा, हमारे सिलेबस में 2 है, गैसों की द्रव में विलेयता और ठोसों की द्रव में विलेयता। तो आज हमने क्या पढ़ा, गैसों की द्रव में विलेयता हमने पढ़ रखा है। उसमें हम लोगों ने देखा कि उसके बारे में कि कोई गैस कैसे द्रव में विलय होता है। तो मैंने रीजन से बताया था कि 2 बात होती है, कि एक बात तो ये तो होती है कि अगर किसी गैस का जो द्रव में विलेयता होता है वो गैस की उसके अवशोषण गुणांक पर निर्भर करता है। तो सिंपल सी बात है, जिस गैस की अवशोषण गुणांक ज़्यादा होगा उसकी द्रव विलेयता अधिक होगी, जिसकी कम होगी उसकी विलेयता कम हो जाएगी। और मैंने बताया कि अवशोषण गुणांक होता क्या है, कि किसी भी विलायक के इकाई आयतन में उसमें उपस्थित विलेय की आयतन ही क्या कहलाती है, उसकी गैस की जो आयतन वो क्या कहलाएगी, उसका क्या कहलाएगा, अवशोषण गुणांक कहलाता है। आई बात समझ। और हमने बताया फिर कि अगर मैं कोई गैस किसी भी द्रव में घोल रहा हूं तो तभी घुलेगा या तभी उसमें विलय हो पाएगा, द्रव मिल पाएगा, जब वो गैस उस द्रव में क्या अपने आयनों में टूट जाए। अगर जब गैस वो द्रव में अपने आयनों में टूटता है या फिर उससे क्रिया करता है तो हम बोलेंगे कि उस गैस की द्रव में विलेयता अधिक होगी। अगर वो अपने आयनों में नहीं टूट रहा है तो उसकी विलेयता क्या हो जाएगी, वहां पर कम हो जाएगी। फिर हमने क्या देखा कि अगर गैस मेरा ध्रुवीय है तो विलायक भी ध्रुवीय होना चाहिए, तभी इनकी विलेयता बढ़ेगी। अगर गैस ध्रुवीय है और विलायक अध्रुवीय है तो उसकी विलेयता क्या होगी, घट जाएगी। बताया था एग्जाम्पल सहित। फिर बताया था अगर ताप बढ़ाता हूँ तो क्या हो जाए, किसी भी गैस की द्रव में विलेयता कम हो जाती है, क्योंकि वो कैसी अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। और बताया कि हीलियम और हाइड्रोजन ऐसे गैस होते हैं जिनका ताप बढ़ाने पर उनकी द्रव में विलेयता क्या अधिक होती है, क्योंकि ये कैसी अभिक्रिया होती है, ये हमारा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होता है। लास्ट बताया दाब का प्रभाव। दाब क्या होता है, किसी गैस का अगर दाब बढ़ाते हैं तो उस गैस का द्रव में विलेयता क्या होगी,
अधिक होगी। आई होप यहाँ तक आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, ले लिया आपने? ठीक। अब मिलते हैं अगले टॉपिक में ठोसों की द्रव्य विलेयता लेकर। अब तक के लिए बाय।